हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 प्लांट ग्रोथ का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 में अपन स्टार्ट करेंगे फोटो पीरियोडिज्म से। तो सबसे पहले ये देखते हैं फोटो पीरियड क्या होता है। तो फोटो मीन्स लाइट और पीरियड मीन्स ड्यूरेशन। बोले तो लाइट की ड्यूरेशन या लाइट का जो पीरियड है वो अपना क्या कहलाएगा, फोटो पीरियड। इसको अपन लेंथ ऑफ डे भी कह सकते हैं क्योंकि डे के समय क्या होती है, लाइट होती है। तो लेंथ ऑफ डे और लाइट पीरियड, इसे अपन क्या कहेंगे, फोटो पीरियड। और ये फोटो पीरियड किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट करता है उसे अपन कहेंगे फोटो पीरियोडिज्म। प्लांट के केस में जब वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी हो जाती है उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट होती है, बोले तो फ्लावरिंग होना, वो इस फोटो पीरियड पे डिपेंड करता है। तो कितनी ड्यूरेशन लाइट की गिरे कि उसमें फ्लावरिंग हो, ये प्लांट के लिए फोटो पीरियोडिज्म होगा। तो रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट, प्लांट का रेस्पॉन्स किसके टूवर्ड्स में, इंटरवल ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड, मतलब डार्क पीरियड कितना है, लाइट पीरियड कितना है, उसके ऊपर प्लांट का क्या रेस्पॉन्स रहता है वो क्या कहलाएगा, फोटो पीरियोडिज्म कहलाएगा। और ये साथ ही साथ ये डिनोट करता है कि कितनी लाइट फेवरेबल है किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ता है। गार्नर और एलार्ड ने सबसे पहली बार इसकी स्टडी की और उन्होंने स्टडी की थी टबाको की एक वेराइटी मेरी लैंड मेमथ पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पर प्लांट कितने तरह के होते हैं। तो प्लांट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट एलडीपी, शॉर्ट डे प्लांट एसडीपी और डे न्यूट्रल प्लांट डीएनपी। नाम से एकदम क्लियर है, लेकिन इसको अपन बाद में और डिटेल में भी समझेंगे कि लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जिनको लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए, किसकी, लाइट की, या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन डे की चाहिए क्योंकि डे में ही लाइट आएगी तब वो फ्लावरिंग देते हैं। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट वो होंगे जिन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए लाइट की, बोले तो लॉन्ग ड्यूरेशन किसकी चाहिए, डार्क और नाइट की चाहिए। और जिन प्लांट पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि शॉर्ट ड्यूरेशन है लॉन्ग ड्यूरेशन है, वो हर ड्यूरेशन में भी, हर ड्यूरेशन वाले दिनों में भी क्या कर सकते हैं, फ्लावरिंग दे सकते हैं, उन्हें कहेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। तो जिन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन लाइट की चाहिए लॉन्ग डे प्लांट, जिन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन लाइट की चाहिए शॉर्ट डे प्लांट, और जिनके ऊपर ये लाइट की ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता उसे अपन क्या कहेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट। ये टर्म से तो ये डेफिनेशन आती है, लेकिन चीजें इससे थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसे अच्छे से समझे, बच्चों को कुछ डाउट होते हैं आपके 1 by 1 पूरा टॉपिक देखना, आप अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। फ्लावरिंग इन दीज प्लांट रिक्वायर लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइट, बोले तो डे, और शॉर्ट नाइट, उसे अपन क्या कहेंगे, लॉन्ग डे प्लांट। इसे शॉर्ट नाइट प्लांट या एसएनपी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है इसके। अब देखो, अपन ने इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ये जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें जो अपन लाइट गिरा रहे हैं और जो डार्क है वो अपन सेटअप कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने लॉन्ग लाइट एक्सपोजर लिया और शॉर्ट जो था वो डार्क एक्सपोजर लिया। ऐसे केस में फ्लावरिंग हुई, और ये तो होनी भी थी क्योंकि ये कैसा प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट। फिर उल्टा किया, जो लाइट का जो एक्सपोजर है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किया और जो डार्क का एक्सपोजर है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किया। ऐसे केस में फ्लावरिंग नहीं हुई। और ये भी क्लियर है क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट है तो इन्हें ज्यादा लंबा ड्यूरेशन लाइट का चाहिए ना कि डार्क का। अगला इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट ड्यूरेशन ली अपन ने किसकी, लाइट की, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन डार्क की थी उसको बीच में इंटरप्ट किया एक ब्रीफ पीरियड ऑफ लाइट गिराकर। ठीक है, ऐसे केस में भी फ्लावरिंग हुई। नेक्स्ट, जो लॉन्ग ड्यूरेशन था डे का उसको बीच में इंटरप्ट किया डार्क से, ऐसे केस में भी फ्लावरिंग हुई। अब देखो, कहने को तो ये लॉन्ग डे प्लांट है, लेकिन इससे एक्चुअल प्रॉब्लम किससे है वो समझो, और ये बहुत समझने की बात है। इन प्लांट को लॉन्ग डार्क अनइंटरप्टेड पीरियड नहीं चाहिए, मतलब जो डार्क पीरियड है और वो भी अनइंटरप्टेड, जिसके बीच में लाइट ना आए, वो अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड जो है वो लाइट पीरियड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे। ठीक है, और यही वजह जनरली नेचुरली ऐसा केस कब आता है, देखो अपने आर्टिफिशियल कंडीशन को भूल जाएं तो नेचुरली केस में जब दिन होता है तो रात नहीं होती, और जब रात होगा तो उस समय तो कोई दिन का कोई मतलब लाइट का कोई सीन ही नहीं होता। तो जनरली ऐसा अनइंटरप्टेड जो डार्क पीरियड है वो कब होता है, गर्मियों के दिनों में जब दिन लंबे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनको मेन क्या चाहिए, इन्हें लाइट चाहिए लंबी ड्यूरेशन के लिए, लेकिन इन्हें मेन प्रॉब्लम यह है कि कोई डार्क पीरियड लंबा नहीं होना चाहिए लाइट पीरियड से। सपोज करो कि एक आर्टिफिशियल कंडीशन दी जाए, जैसे मान लो उसमें अपन 12 घंटे का ही दिन माने,
ठीक है, या 12 घंटे से अपन लाइट की ड्यूरेशन चेंज करें तो उसमें अपन कैसे डिसाइड करेंगे? तो अपन को मेनली ये देखना है कि जो डार्क पीरियड, ध्यान से सुनना, डार्क पीरियड जो है वो अनइंटरप्टेड वाला पूछ रहा हूं, जिसमें बीच में लाइट नहीं गिरानी है, वो अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड जो है वो लाइट पीरियड से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, बराबर भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है, कम होना चाहिए, बराबर भी चलेगा। ऐसे केस में ये प्लांट क्या करते हैं? फ्लावरिंग देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं शॉर्ट डे प्लांट। अब नाम से डेफिनेशन क्या है? जिनको शॉर्ट डे चाहिए और लॉन्ग नाइट चाहिए। ऐसा कब होता है? सर्दियों में, विंटर सीजन में, जब रातें लंबी होती है। ठीक है, अब इन प्लांट के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो देखो ध्यान से, जब अपन ने लंबा पीरियड दिया किसका? लाइट का, और शॉर्ट पीरियड रखा डार्क का, तो कोई फ्लावरिंग नहीं हुई। लंबा पीरियड दिया डार्क का अनइंटरप्टेड, जिसके बीच में कोई भी लाइट नहीं है, और शॉर्ट पीरियड दिया लाइट का, ठीक है, डार्क का तो कैसा रखा अपन ने? लॉन्ग पीरियड, और जो लाइट का था वो कैसा रखा? शॉर्ट पीरियड। ऐसे केस में फ्लावरिंग हुई, और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग नाइट प्लांट कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा और चौथा केस अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है, अच्छे से समझो। देखो यहां लंबा पीरियड है डार्क का, लेकिन मैंने उसे इंटरप्ट कर दिया, किससे? लाइट से, तो फ्लावरिंग नहीं हुई। और यहां पे देखो कि जो लंबा टाइम पीरियड था दिन का, उसको बीच में थोड़ा सा डार्क पीरियड दिया, तो भी फ्लावरिंग नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि ये जो एसडीपी वाले प्लांट है, इन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए, वो भी अनइंटरप्टेड, तब ये फ्लावरिंग देते हैं। इसका मतलब डे से ज्यादा इन्हें नाइट अफेक्ट कर रही है। यही वजह है कि एसडीपी वाले प्लांट को लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब अपनी ट्रिक ध्यान से सुनना। देखो आपको ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप डेफिनेशन लिखो एग्जाम में, ये बार बना दो और एग्जाम्पल लिख दो, अपने 12th का पूरा हो गया। लेकिन कोई कंपटीशन वगैरह दो तो जो मेन कंसेप्ट है वो ध्यान से सुनना। अगर अनइंटरप्टेड जो डार्क पीरियड जो आप दे रहे हो, वो जो है वो अगर डे से बड़ा है, किससे बड़ा है? डे या लाइट से बड़ा है, तब तो क्या होगा? वो एसडीपी प्लांट उसमें क्या करेंगे? फ्लावरिंग देंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो डार्क पीरियड है, वो भी कौन सा वाला डार्क पीरियड? अनइंटरप्टेड, जिसके बीच में लाइट नहीं आ रही, वो अगर डे या लाइट पीरियड से बड़ा है, तब तो ये किसके लिए फेवरेबल होगा? लॉन्ग नाइट प्लांट के लिए, ठीक है, या शॉर्ट डे प्लांट के लिए। और इसके अलावा जो भी केस है, वो सारे केस में एलडीपी क्या करेगा? ग्रो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डे न्यूट्रल प्लांट। दोज प्लांट हुज फ्लावरिंग प्रोसेस इज नॉट अफेक्टेड बाय फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का कोई इफेक्ट नहीं होता, फ्लावरिंग हर फोटो पीरियड में हो सकती है, उसे डे न्यूट्रल प्लांट कहेंगे। टोमेटो, कॉटन, कॉर्न, ये सब इसमें आता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो डेफिनेशन और ये बाहर हुए एग्जांपल तो आप बड़े आसानी से याद कर करके लिख ही देंगे। लॉन्ग डे प्लांट जिन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए, शॉर्ट नाइट चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट जिसे शॉर्ट डे चाहिए और लॉन्ग नाइट चाहिए, डे न्यूट्रल प्लांट जिसपे नाइट या वो लाइट पीरियड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उसे डे न्यूट्रल प्लांट कहेंगे और एग्जाम्पल लिख देंगे। लेकिन जो मेन कंसेप्ट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करो। जो लाइट पीरियड है जिसमें अपन लाइट गिरा रहे हैं वो पीरियड, और जिसपे अपन अंधेरा रख रहे हैं वो डार्क पीरियड। तो जो डार्क पीरियड है वो भी अनइंटरप्टेड वाला, जिसके बीच में कभी भी अपन ने लाइट नहीं गिराई, वो अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड अगर बहुत लंबा है, बोले तो किससे लंबा है? लाइट पीरियड से लंबा है, तब तो ये फ्लावरिंग देंगे। कौन से? शॉर्ट डे प्लांट वाले। और इसके अलावा हर केस में कौन देंगे? लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, और ऐसा क्या है कि ये इस कंडीशन में फ्लावरिंग देते हैं और ये इस कंडीशन में फ्लावरिंग देते हैं। ठीक है, फोटोक्रोम कंसेप्ट से अपन ये समझेंगे। पहले आप ये नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि साइट ऑफ फोटो पीरियड कौन सा होता है। मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां फोटो पीरियड या लाइट की जो स्टिमुलाई होगी उसे रिसीव किया जाएगा, तो वो कौन सी होती है? लीफ या बर्ड हो सकती है। ठीक है, एक लीफ काफी होती है किसके लिए? फोटो पीरियड की जो स्टिमुलाई होती है उसको रिसीव करने के लिए। और फुली एक्सपांडेड और डेवलप लीव्स जो होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है लाइट और इन रिसेप्शन के लिए, इन स्टिमुलाई के लिए, कंपेयर टू यंग लीव। आप में से अगर किसी को स्टिमुलाई वर्ड का मतलब नहीं पता हो तो अपने सराउंडिंग में किसी भी तरह के चेंज को क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। यहां पर कौन सी स्टिमुलाई है? लाइट स्टिमुलाई। मतलब लाइट में जो चेंजेज हो रहा है कि लाइट है या डार्क है, वो कौन रिसीव करेगा? तो वो कौन रिसीव करता है? लीफ और बर्ड। और एक लीफ काफी होती है रिसीव करने के लिए। और जो मैच्योर और फुली डेवलप लीफ होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे से रिसीव कर पाती है कंपेयर टू यंग लीफ के। और जो ये रिसेप्शन या स्टिमुलाई जो रिसीव होंगे उसको कौन ट्रांसफर करेगा? तो उसे फ्लोएम से ट्रांसफर किया जाएगा।
और एक और चीज, ये फ्लोएम का जो ट्रांसफर, फ्लोएम से जो ट्रांसफर होगा वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो होंगे, पिगमेंट नहीं है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो होंगे, क्योंकि फ्लोएम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है उसको भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन उस ट्रांसपोर्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उससे इंडिपेंडेंट इस चीज का ट्रांसमिशन होगा, किसका, लाइट की स्टिमुलाई का, ठीक है। तो इस वाले पैराग्राफ से अपन ने क्या समझा है कि ये समझा है कि साइट ऑफ फोटो पीरियड क्या होता है। तो फोटो पीरियड बोले तो लाइट का जो ड्यूरेशन है उसे रिसीव करने की साइट कौन सी होती है, लीफ और बर्ड, और एक लीफ काफी होती है, ओल्ड लीफ अच्छे से रिसीव कर पाती है, ओल्ड का मतलब मैच्योर लीफ ज्यादा अच्छे से रिसीव कर पाती है कंपेयर टू यंग लीफ के, और जो ट्रांसमिशन होता है इस स्टिमुलाई का वो किससे होता है, फ्लोएम से, और उसका फूड के ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म फोटो पीरियडिज्म को समझाना है तो इसके लिए दो हाइपोथेसिस है, एक है फ्लोरिजन हाइपोथेसिस, इस अकॉर्डिंग ये जो थी वो चेलिया खान नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी, और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एक हाइपोथेटिकल हार्मोन बनता है प्लांट में जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, फ्लोरिजन। फ्लोरी बोले तो फ्लावर, जन मतलब प्रोड्यूस करना, मतलब फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए एक हार्मोन बनता है, और वो हार्मोन जो होता है ये फोटो पीरियडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इनके अकॉर्डिंग। तो इन अ स्पेसिफिक फोटो पीरियड बोले तो जो एसडीपी प्लांट है उनके लिए शॉर्ट डे, और जो एलडीपी प्लांट है उनके लिए लॉन्ग डे, उसमें क्या बनता है, फ्लोरिजन हार्मोन बनता है इनके अकॉर्डिंग। द हार्मोन इंड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इज फॉर्म्ड इन लीफ, और वो कहाँ बनता है, लीफ में बनता है, और फिर लीफ से वो कहां से, लीफ से वो ट्रांसफर जो होगा वो किसकी हेल्प से होगा, फ्लोएम की हेल्प से, ये अपन ऊपर भी लिख चुके हैं। और इनके अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस बनता है वो कौन सा है, फ्लोरिजन, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग फ्लोरिजन जो है वो बेसिकली उसके दो कंपोनेंट है, जिब्रेलिन और एंथेसिन्स, ठीक है। एक इंग्लिश मीडियम की आरबीसी की गवर्नमेंट बुक में एंथ्रासिन लिखा हुआ है, तो एंथेसिन्स है, हिंदी मीडियम में सही लिखा हुआ है, ठीक है, एंथेसिन्स, ठीक है। जिब्रेलिन जो है वो स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करता है, और एंथेसिन्स जो है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। जब ये दोनों हाई अमाउंट में होंगे तो फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब अच्छे से समझो, जिब्रेलिन जो होता है वो एसेंशियल होता है फ्लावरिंग इन एलडीपी के लिए, और एंथेसिन्स जो होता है वो एसेंशियल होता है फ्लावरिंग इन एसडीपी के लिए। अब देखो इसको अच्छे से समझो, एसडीपी प्लांट जब लॉन्ग डे में होते हैं तो उनमें एंथेसिन्स कम होता है और जिब्रेलिन की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जब उन्हें शॉर्ट डे दिया जाए, बोले तो वो लॉन्ग अनइंटरप्टेड नाइट दी जाए, तो उनमें एंथेसिन्स बढ़ता है। तो जिब्रेलिन तो पहले से बढ़ा हुआ है, एंथेसिन्स भी बढ़ जाएगा, और दोनों बढ़ने से फ्लोरिजन बन गया, और फ्लोरिजन की वजह से क्या होगी, फ्लावरिंग होगी। इसका उल्टा जो होगा वो एलडीपी में होगा। एलडीपी में क्या होगा, जब शॉर्ट डे होगा, बोले तो लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड होगा, तो उसमें एंथेसिन्स ज्यादा होगा और जिब्रेलिन क्या होगा, कम होगा। अब जब उन्हें लॉन्ग डे दिया जाए तो उस समय क्या होगा, जिब्रेलिन की अमाउंट बढ़ेगी, एंथेसिन्स की पहले ही बढ़ चुकी थी, तो एंथेसिन्स और जिब्रेलिन दोनों ज्यादा हो जाएंगे, अगेन दोनों मिलके फ्लोरिजन ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और फिर फ्लावरिंग हो जाएगी। अब यहां पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि, इसलिए लिखा हुआ है कि एसडीपी में शॉर्ट डे में किसकी अमाउंट बन रही है, एंथेसिन्स की, और एलडीपी में किसकी बढ़ रही है, जिब्रेलिन की, इसलिए ये लाइन लिखी हुई है कि एसडीपी वाले प्लांट के लिए एंथेसिन्स फ्लावरिंग इंड्यूस करता है और एलडीपी प्लांट के लिए जिब्रेलिन फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। हालांकि एंथेसिन्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए साइंटिस्ट, यही वजह है कि अभी भी ये फ्लोरिजन जो हार्मोन वाला कंसेप्ट है वो हाइपोथेटिकल माना जाता है, लेकिन ये एक कंसेप्ट ये भी था जो चेलिया खान ने दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्लोरिजन के दो कंपोनेंट कौन से हैं, एलडीपी के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, एसडीपी के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अच्छे से ये याद रखें। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है जो है फाइटोक्रोम कंसेप्ट। देखो फाइटोक्रोम क्या होता है, ये बोर्थविक और हेनरिकस ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग प्लांट की जो लीफ जो होती है वहां पर एक लाइट रिसेप्टर पिगमेंट बनता है, लाइट को रिसीव करने वाला पिगमेंट बनता है, इसलिए उसे क्या बोला गया, फाइटोक्रोम, क्रोम मतलब पिगमेंट, ठीक है। और ये जो पिगमेंट जो होता है वो ब्राइट ब्लू और ब्लू ग्रीन प्रोटीन रिच सब्सटेंस है, और ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। एक ऐसा पिगमेंट होता है जो 660 नैनोमीटर की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर
जो कि रेड रीजन को डिनोट करती है, और एक ऐसा होता है जो 730 नैनोमीटर की लाइट को क्या करता है, रिसीव करता है, जो रेड के आगे का पार्ट है, बोले तो विजिबल के आगे का पार्ट है, जिसे क्या कहते हैं, इंफ्रा रेड रीजन कहते हैं। तो इसलिए इस वाले को कहेंगे फाइटोक्रोम रेड, और इसको कहेंगे फाइटोक्रोम फार रेड और इंफ्रा रेड, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको P660 भी कह सकते हैं, इसको P730 भी कह सकते हैं। अब ध्यान सुनना, अगर P730 पर रेड लाइट गिराई जाए तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और इंफ्रा रेड लाइट गिराई जाए तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। एक और चीज, अगर इस PR पे लाइट गिराई जाए तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और अगर डार्क रखा जाए तो ये इसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। PFR जो होता है वो फ्लावरिंग प्रमोट करता है किसके अंदर, LDP प्लांट के अंदर, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर। तो देखो लाइट जब गिरेगी तब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, PFR में, और लाइट ज्यादा होना किसके लिए अच्छा होता है, LDP प्लांट के लिए। तो PFR जब बनेगा तो वो LDP प्लांट को क्या करेगा, फ्लावरिंग के लिए प्रोड्यूस करेगा, मतलब फ्लावरिंग प्रमोट करेगा, और SDP प्लांट में इनिबिट कर देगा। यही वजह है कि SDP प्लांट को लॉन्ग डे देने पर उनमें फ्लावरिंग नहीं होती। डार्क में ये जो होता है वो धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होने लगता है, और एक लॉन्ग अनइंटरप्टेड नाइट मिले तो ये पूरी तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये जो है वो किसमें फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, SDP प्लांट में। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही नीचे लिखा हुआ इन डे, अब जब दिन का समय होगा तो PFR जो होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में एक्यूमुलेट हो गया, और ये जो चीज है ये फेवरेबल है किसके लिए, LDP प्लांट के लिए। अब अगर मान लो रात छोटी है, तो रात छोटी होगी तो क्या होगा, PFR जो होगा वो पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, PR में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और ये कंडीशन फेवरेबल रहेगी किसके लिए, LDP प्लांट के लिए, और LDP प्लांट में फ्लावरिंग होगी। लेकिन रात जो है या डार्क पीरियड जो है इतना लंबा, वो भी अनइंटरप्टेड, जिसमें बीच में लाइट नहीं गिराई जाए, वो अनइंटरप्टेड है, तो वो धीरे धीरे PFR किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, PR में, और जैसे जैसे PR की अमाउंट बढ़ेगी वो SDP प्लांट में फ्लावरिंग को क्या करेगा, प्रमोट, और लॉन्ग सफिशिएंट लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड होगा तो हो सकता है कि पूरी तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाए, और फिर वो सिर्फ फ्लावरिंग किसमें कराए, SDP में। तो फिर दिन छोटा होने की वजह से ये वापस पूरी तरह से इसमें सफिशिएंट अमाउंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए लॉन्ग अनइंटरप्टेड नाइट के बाद जो शॉर्ट ड्यूरेशन बचेगी उसमें फिर ये LDP प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। तो PFR जो बनता है वो LDP में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, PR जो बनता है वो SDP में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक अपना एक्सपेरिमेंट था कि लॉन्ग अनइंटरप्टेड जो नाइट थी उसमें बीच में अगर फ्लैश गिरा दे तो अभी LDP में फ्लावरिंग हो जाती है। ऐसा क्यों, देखो दिन के समय PFR एक्यूमुलेट हो चुका होगा, रात के समय धीरे धीरे वो वापस किस में कन्वर्ट हो रहा था, PR में कन्वर्ट हो रहा था, और अगर PR बहुत ज्यादा हो गया तो वो LDP में फ्लावरिंग नहीं होने देगा। लेकिन बीच में जैसे ही अपन ने वो लाइट का फ्लैश गिराया तो फ्लैश गिराने से क्या प्रॉब्लम होगी कि उस फ्लैश की वजह से जो ये PFR जो है वो PR में कन्वर्ट होना तो बंद हो गई, हो सकता है वापस कुछ PFR भी बन जाए, और अब वो बनने की वजह से अगेन PFR जब तक रहेगा जब तक LDP में फ्लावरिंग होगी, ठीक है। नीचे ये लिखा हुआ है इन डे टाइम PFR accumulated in sufficient amount it block flowering in SDP and promote flowering in LDP. In dark PFR converted into PR. For complete conversion PFR into PR a night needs to be long enough, और वो भी uninterrupted, ठीक है। PR promote flowering in SDP और inhibiting LDP, ठीक है। तो ये फाइटोक्रोम का कंसेप्ट है, इसकी वजह से जब PFR बनता है तो वो फ्लावरिंग कराता है LDP में, और PR जब बनता है तो फ्लावरिंग कराता है SDP में। और फ्लोरिजन कंसेप्ट क्या है कि फ्लोरिजन हार्मोन, हाइपोथेटिकल एक हार्मोन बनता है जो फ्लावरिंग इंड्यूस करवाता है, और जिब्रेलिन जो होता है वो LDP में एसेंशियल होता है, और एंथेसिन्स जो होता है वो SDP में एसेंशियल होता है। और इसकी ड्रॉबैक क्या है, एंथेसिन्स इस सब्सटेंस को अभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, तो ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन अगला टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं डोरमेंसी। तो देखो डोरमेंसी क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ का वो टाइम पीरियड जब वो टेम्पररी सस्पेंडेड ग्रोथ शो करे, मतलब कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंट को क्या कर दे, स्टॉप कर दे, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, डोरमेंसी, ठीक है। तो इट इज अ पीरियड इन एन ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल व्हेन ग्रोथ डेवलपमेंट आर टेम्पररी स्टॉप, इज कॉल्ड डोरमेंसी। प्लांट में जनरली दो तरह की डोरमेंसी देखने को मिलती है, सीड डोरमेंसी और बड डोरमेंसी। आपकी बुक में जो डोरमेंसी करके हेडिंग है वो बेसिकली सीड डोरमेंसी का डिस्क्रिप्शन है उसमें, तो अपन को सीड डोरमेंसी करना है। तो सीड डोरमेंसी क्या होती है कि सीड जैसे ही बनेंगे
तो बनने के बाद जर्मिनेट नहीं होंगे, हाथों हाथ जर्मिनेट नहीं होंगे, वो एक टाइम पीरियड शो करेंगे जिसमें ना तो वो ग्रो करेंगे ना वो कोई डेवलपमेंट का साइन शो करेंगे। ये टाइम पीरियड क्या कहलाता है? डॉर्मेंसी पीरियड। और ये जो फिनोमेनन है वो क्या कहलाएगा? सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डू नॉट जर्मिनेट एज सून एज दे फॉर्म, दे अंडरगो अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ बिफोर जर्मिनेशन। एक मैं थोड़ा एक्स्ट्रा चीज करवाना चाहूंगा, ये आपकी बुक में दो टर्म इस तरीके से नहीं दे रखी। बुक में दे रखा है कि जो डॉर्मेंसी है वो एक्सोजीनस कंडीशन से भी हो सकती है और एंडोजीनस कंडीशन से भी हो सकती है। एक्सोजीनस बोले तो बाहर की कंडीशन की वजह से डॉर्मेंसी होना, और एंडोजीनस बोले तो अंदर की कंडीशन की वजह से होना। लेकिन कुछ बुक में इनके लिए दो अलग टर्म दे रखी है, ठीक है। तो एक टर्म होती है क्विसेंस और एक होती है डॉर्मेंसी। क्विसेंस वो होती है जब मतलब सीड तो जर्मिनेशन को तैयार है लेकिन आसपास की जो सराउंडिंग है वो फेवरेबल नहीं है। तो अगर इन अनफेवरेबल कंडीशन और एक्सोजीनस कंडीशन की वजह से जो सस्पेंडेड ग्रोथ होती है उसे कहते हैं क्विसेंस। जबकि एंडोजीनस जो सस्पेंडेड ग्रोथ होती है जो कि इवन फेवरेबल कंडीशन में भी होगी, मतलब कंडीशन फेवरेबल है लेकिन अभी भी सीड खुद किसी वजह से क्या नहीं कर रहा, जर्मिनेट नहीं कर रहा और डॉर्मेंसी शो कर रहा है, ठीक है, उसे अपन सस्पेंडेड ग्रोथ शो कर रहा है, उसे अपन डॉर्मेंसी कहेंगे, ठीक है। ये दो टर्म जो है कंपेरेटिवली कुछ बुक में दे रखी है इसलिए मैंने नोट कराई, या आप अलग से नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डॉर्मेंसी पीरियड पे। तो देखो डॉर्मेंसी पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड बिटवीन सीड फॉर्मेशन एंड सीड जर्मिनेशन। मतलब सीड बना, उसके बाद सीड जर्मिनेट कब हुआ, उसके जो बीच का ड्यूरेशन होगा जिसमें उसने कोई ग्रोथ शो नहीं की, वो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? डॉर्मेंसी पीरियड। और अलग अलग प्लांट में ये डॉर्मेंसी पीरियड अलग अलग होता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने कुछ, 5 to 10 ईयर होता है जीरोफाइट में, 1000 ईयर तक का हो सकता है ल्यूपिन सीड और आर्कटिक टुंड्रा में, ठीक है, 2 to 5 ईयर्स का होता है मोस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट में, और कुछ में डॉर्मेंसी एब्सेंट ही होती है जैसे कि राइजोफोरा, पी एटसेट्रा में। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है प्राइमरी और सेकेंडरी डॉर्मेंसी। तो देखो प्राइमरी डॉर्मेंसी क्या होती है? प्राइमरी डॉर्मेंसी इज द टर्म फॉर डॉर्मेंसी ड्यू टू इंटरनल रीजन। मतलब डॉर्मेंसी है सीड में किसकी वजह से? अंदर की वजह से, ठीक है। इंटरनल कोई चीज स्ट्रक्चरल या जो भी फंक्शनल कोई प्रॉब्लम की वजह से अभी डॉर्मेंसी शो कर रहा है, सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा, इवन आसपास कैसी कंडीशन है? फेवरेबल कंडीशन है, उसे अपन क्या कहेंगे? प्राइमरी डॉर्मेंसी। एक बार सीड जब उस केस में आ जाता है कि अब ये डॉर्मेंसी शो नहीं करेगा, उस केस के बाद किसी भी वजह से अगर वो डॉर्मेंसी शो करता है तो उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी डॉर्मेंसी। जैसे मान लो सीड जो है, अपन को सीड जो स्टोर हाउस होते हैं जहां पर सीड को अपन स्टोर करके रखते हैं, वहां पर सीड को स्टोर करने के लिए, क्योंकि वहां तो सीड जर्मिनेशन, उनका जो डॉर्मेंसी पीरियड है वो तो खत्म हो चुका होगा, तो अब वो जर्मिनेट करने लग जाएंगे, तो क्या करेंगे? एक आर्टिफिशियल कंडीशन तैयार करते हैं जिससे सीड क्या ना कर पाए? जर्मिनेट ना हो पाए। तो उनकी डॉर्मेंसी जो अब डॉर्मेंसी शो कर रहे हैं वो कैसी होगी? सेकेंडरी डॉर्मेंसी। तो सेकेंडरी डॉर्मेंसी अकर इन नॉन डॉर्मेंट सीड। नॉन डॉर्मेंट सीड मतलब जो नेचुरली डॉर्मेंसी शो नहीं कर रहे, पर अब क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू नॉन फेवरेबल कंडीशन। किस वजह से कर रहे हैं? नॉन फेवरेबल कंडीशन की वजह से शो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग डॉर्मेंसी। तो करीब 5 फैक्टर आपकी बुक में दे रखे हैं, पहले अपन 3 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ सीड का जो बाहर वाली कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं? वो डॉर्मेंसी शो करते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड की वजह से। ये हार्ड कोट जो होता है वो इम्परमिएबल हो सकता है वाटर के लिए, जैसे कि ग्राम और पी में होता है, या फिर वो हार्ड कोट जो होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जैसे ऑक्सीन, उनके लिए इम्परमिएबल होता है जैसे जेंथम में होता है, या फिर वो मैकेनिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, मतलब एम्ब्रियो को ऐसे ग्रो नहीं करने देता, उसको चारों तरफ से कवर करके रखता है। ये तो आप सबको पता होगा, सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होता है, तो ये भी हो सकता है कि वो क्या करे? मैकेनिकल रेजिस्टेंस शो करे जैसे एम्ब्रेंथस में होता है। नेक्स्ट है इनमेच्योरिटी इन एम्ब्रियो। ये एकदम सिंपल सा है कि सीड डिस्पर्स्ड हो गया, मतलब सीड बाहर आ गया, लेकिन मतलब वो फ्रूट से निकल के कहीं गिर गया या कुछ भी हो गया, लेकिन अभी उसका जो एम्ब्रियो है अंदर का वो अभी भी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ। तो मैच्योर नहीं हुआ तो वो सीड जर्मिनेट होने का मतलब क्या? तो वो सीड तब तक जर्मिनेट नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर का एम्ब्रियो क्या नहीं हो जाता? मैच्योर। और ये टाइम पीरियड तक वो जर्मिनेट नहीं होगा, और उस टाइम पीरियड को अपन क्या कह देंगे? डॉर्मेंसी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। सीड डिस्पर्स बिफोर एम्ब्रियो गेट मैच्योर्ड, सो जर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल अंटिल मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कंप्लीट। और ये किस में होता है? गिंको बाइलोबा में, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट राइपनिंग पीरियड। कुछ केस में सीड जो होता है कि
मतलब जैसे ही डिस्पर्स होता है उसके बाद या फॉर्म होने के बाद एक रेस्टिंग पीरियड शो करता है, और वो रेस्टिंग पीरियड क्या कहलाता है? पोस्ट और आफ्टर राइपनिंग पीरियड। और फिर वो कब तक रहता है? जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, और फिर फेवरेबल कंडीशन आने पर वो अपनी ये डॉर्मेंसी ड्रॉप कर देता है और क्या होने लगता है? जर्मिनेट होने लगता है। ऐसा किस में होता है? व्हीट, बार्ले और ओट्स में होता है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन ये बाकी के दो और डॉर्मेंसी को कैसे अपन ब्रेक कर सकते हैं वो अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड लाइट। तो देखो कुछ जो सीड जो होते हैं वो जर्मिनेशन से पहले कुछ एक पर्टिकुलर कोल्ड ट्रीटमेंट चाहते हैं। नेचुरली वो उन्हें विंटर सीजन में मिल जाता है और आर्टिफिशियली भी अपन दे सकते हैं। जब तक ये कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं मिलता वो क्या नहीं होते, सीड जर्मिनेट नहीं होते, और वो किस पीरियड में रहेंगे? डॉर्मेंसी पीरियड में। दूसरा कारण जो हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर सीड जिन्हें फोटोब्लास्टिक सीड कहते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक वो लाइट चाहते हैं, तब वो सीड क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं। तो अगर ऐसे सीड हो जिनको जर्मिनेशन के लिए एक सर्टेन टाइप ऑफ लाइट सर्टेन ड्यूरेशन के लिए चाहिए, तो ऐसे सीड को कहते हैं फोटोब्लास्टिक सीड। और जब तक इन सीड को ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट और ये क्वालिटी ऑफ लाइट नहीं मिलती, वो किस पीरियड में रहते हैं? डॉर्मेंसी पीरियड में रहते हैं। तो डॉर्मेंसी का एक कारण ये भी हो सकता है टेम्परेचर एंड लाइट। नेक्स्ट है प्रेजेंट ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सीड के अंदर प्रेजेंट होने पर वो उन्हें जर्मिनेट नहीं होने देते, इनको कहते हैं जर्मिनेशन इनहिबिटर। उसमें कौन कौन से आते हैं? एबीए, एब्सिसिक एसिड, कोमारिन, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड और फिनोलिक एसिड। ठीक है, अब इन सब की जो प्रेजेंस होती है इसको नेचुरली ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे और सीड जर्मिनेट हो जाएगा। और अगर अपन खुद चाहें तो जिब्रेलिन का छिड़काव करके भी अपन क्या कर सकते हैं? जिब्रेलिन स्प्रे करके भी अपन इनके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी। अगर सीड डॉर्मेंसी को अपन तोड़ना चाहे, मतलब जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड से पहले अपन उस डॉर्मेंसी पीरियड को खत्म करना चाहे, तो क्या क्या हो सकता है? तो देखो जो हार्ड कवरिंग होती है उसको अपन खरोच के या किसी भी चीज से निकाल सकते हैं, या उसे गर्म पानी में या गर्म फैट में गर्म करके या डाइल्यूट H2SO4 में गर्म करके उसकी सीड की जो वो हार्ड कवरिंग है उसे या तो थिन या उसे हटाकर जर्मिनेशन को क्या कर सकते हैं? इंड्यूस कर सकते हैं। सेकंड होगा चिलिंग ट्रीटमेंट, जैसे कि यहाँ पर था कि नेचुरली तो उन्हें विंटर सीजन में मिलेगी, अगर समर में भी अपन उसे आर्टिफिशियली ऐसा ही ट्रीटमेंट दे दें तो जर्मिनेशन हो सकता है। अल्टरनेट हाई और लो टेम्परेचर गिरा के भी जर्मिनेशन को इंड्यूस किया जा सकता है और डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। स्पेसिफिक लाइट, फोटोब्लास्टिक सीड जो होते हैं उनपे जो उनको लाइट चाहिए वो नेचुरली तो जिस सीजन में मिलेगी वो मिलेगी, आर्टिफिशियल भी अपन गिराकर क्या करा सकते हैं? डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। प्रेशर से भी डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। और लास्ट है ग्रोथ रेगुलेटर। देखो ग्रोथ इनहिबिटर की वजह से या जर्मिनेशन इनहिबिटर की वजह से ये डॉर्मेंसी थी, तो उनके अपोजिट ग्रोथ रेगुलेटर यूज करके अपन क्या कर सकते हैं? इस जर्मिनेशन को जल्दी करवा सकते हैं और डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें कौन कौन से आएंगे? जिब्रेलिन, इथाइलिन, क्लोरोहाइड्रिन और थायोयूरिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है वर्नेलाइजेशन। एकदम आम भाषा में समझे तो इसे कहते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट। तो ध्यान से समझना, नेचुरली प्लांट जो होते हैं, जनरली ज्यादातर प्लांट ऐसे होते हैं जो किस सीजन में फ्लावर देते हैं? स्प्रिंग सीजन में। और ठीक उससे पहले क्या थी? विंटर सीजन। तो विंटर सीजन का जो कोल्ड जो टेम्परेचर था वो उन प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट देता है, जिससे उससे अगली सीजन में वो क्या करते हैं? फ्लावरिंग करते हैं। ये अपन आर्टिफिशियली भी करवा सकते हैं। किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस कराने के लिए अगर अपन कोल्ड ट्रीटमेंट दें तो इसको अपन क्या कहेंगे? वर्नेलाइजेशन। ठीक है, तो एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर फॉर इनिशिएशन ऑफ अर्ली फ्लावरिंग, मेथड ऑफ इंड्यूसिंग अर्ली फ्लावरिंग बाय प्री ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट सर्टेन लो टेम्परेचर या कोल्ड ट्रीटमेंट, कुछ भी कह लो, वो क्या कहलाता है? वर्नेलाइजेशन। सबसे पहले इसकी स्टडी लेसेंको ने राइस में की थी और उन्होंने एक नई इसकी डेफिनेशन दी थी कि एक्वायर्ड एबिलिटी ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट से फ्लावरिंग की एबिलिटी को एक्वायर करने को क्या कहते हैं? अपन वर्नेलाइजेशन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो स्टेप क्या होंगे? एकदम सिंपल सा, सीड को एक बार भिगो देना है, ठीक है, और उसके बाद उन्हें 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देना है। अब कितनी ड्यूरेशन के लिए देना है वो अलग अलग स्पीसीज के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेल्चर, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला कि कोल्ड ट्रीटमेंट के समय लीफ में वर्नेलिन करके एक सब्सटेंस बनता है
और ये वर्नेलिन सब्सटेंस जो है वो फोटोपीरियोडिज्म को इंड्यूस करता है, और फोटोपीरियोडिज्म इंड्यूस होने से क्या बनता है, फ्लोरिजन। अपन ने देखा था फोटोपीरियोडिज्म वाले में, और वो फ्लोरिजन क्या कराता है, फ्लावरिंग करवाता है। हालांकि वर्नेलिन और फ्लोरिजन दोनों ही हाइपोथेटिकल हार्मोन है, अभी तक इनका एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनके कंसेप्ट के हिसाब से कोल्ड ट्रीटमेंट के समय एक हार्मोन बनता है जिसको क्या नाम दिया, वर्नेलिन, और वो बाद में क्या फोटोपीरियोडिज्म इंड्यूस करा के फ्लोरिजन हार्मोन इंड्यूस बनवाता है, और जो क्या करता है, फ्लावरिंग करवाता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन लास्ट 2 टॉपिक है वो करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेनिसेंस। तो देखो, बर्थ से लेकर डेथ तक जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं लाइफ टाइम या लाइफ स्पान। बर्थ से लेकर एक सर्टेन एज के बाद वो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली क्या हो जाएगा, मैच्योर। मैच्योरिटी के बाद से लेकर डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है, सेनिसेंस। आम भाषा में कहे तो एजिंग आना, बुढ़ापा होना। ठीक है, तो प्लांट में मैच्योरिटी से डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं, सेनिसेंस। ठीक है, द पीरियड फ्रॉम द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेनिसेंस। और इस दौरान क्या क्या होगा, बिकम वीक, पहले वो वीक हो जाएगा, फंक्शनली उसकी जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ड्राई वेट डिक्रीज होगा, और अल्टीमेटली वो मर भी जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसी लियोपोल्ड देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेनिसेंस। कितने तरह के सेनिसेंस होते हैं, 4 तरह के सेनिसेंस होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसे कहते हैं होल प्लांट सेनिसेंस। इसमें क्या होता है, जो एनुअल प्लांट होते हैं एक बार जब फ्रूट बना लेते हैं तो पूरा का पूरा प्लांट जो होगा वो येलो हो जाएगा, और पूरा का पूरा प्लांट क्या होगा, डीजनरेट होकर खत्म हो जाएगा। इसमें ये कुछ एग्जांपल है जैसे वीट, ग्राम और टोमेटो वगैरह। नेक्स्ट है एपेक्स सेनिसेंस। एपेक्स सेनिसेंस नाम से क्लियर है, सेनिसेंस का होगा एपेक्स, बोले तो ऊपर वाले पार्ट में, बोले तो एरियल पार्ट में। तो जो एरियल और ग्राउंड के ऊपर का पार्ट है वो हर साल मरता है, लेकिन जो नीचे का पार्ट है, चाहे वो अंडरग्राउंड स्टेम हो या चाहे रूट हो, वो अलाइव रहती है, जिंदा रहती है, और फिर नेक्स्ट ईयर वापस एरियल पार्ट क्या होता है, वापस बन जाता है। नेक्स्ट है लीफ फॉल सेनिसेंस। ये आप सबने देख रखा होगा, पतझड़ या ऑटम सीजन जब आती है तो कुछ प्लांट, बड़े बड़े प्लांट में जो लीफ होती है सारी की सारी गिर जाती है, और फिर फेवरेबल कंडीशन आने पर वापस सारी लीफ क्या होती है, बनने लगती है, और एक तरीके से ऐसा लगता है कि प्लांट का वापस क्या हुआ, रीबर्थ हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, लीफ फॉल सेनिसेंस। लास्ट है सक्सेसिव सेनिसेंस। इसमें जो प्लांट है उसमें सेनिसेंस पूरे प्लांट में होगा और वो मर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे, पहले ओल्ड लीफ में सेनिसेंस होगा, फिर रिमेनिंग लीफ में, उसके बाद स्टेम में, और सबसे बाद में रूट में। अब चलते हैं हार्मोन पे। ये अपन ने हार्मोन वाले टॉपिक में किया भी था, लेकिन वापस एक बार देख लेते हैं। एबीए और इथाइलिन जो होता है वो सेनिसेंस को प्रमोट करते हैं, जबकि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जो है वो सेनिसेंस को डिले या पोस्टपोन करते हैं, खत्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कभी सेनिसेंस नहीं आने देंगे, वो डिले या फिर क्या कर सकते हो, सेनिसेंस को पोस्टपोन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एब्सिशन। तो देखो, एब्सिशन क्या होता है, फॉलिंग लीफ, फ्लावर, फ्रूट सेपरेटेड फ्रॉम मदर प्लांट इज कॉल्ड एब्सिशन। जो प्लांट है उससे लीफ, फ्लावर और फ्रूट का अलग होना क्या कहलाएगा, एब्सिशन। सपोज करो ये मदर प्लांट है और ये वो पार्ट है, ये पार्ट क्या हो सकता है, लीफ हो सकती है, ये फ्रूट हो सकता है, या फिर कोई फ्लावर हो सकता है। अब इसको यहां से क्या होना है, सेपरेट होना है। तो इस पार्ट के बेस में एक लेयर बनती है जिसको क्या कहते हैं, एब्सिशन लेयर। अब ये एब्सिशन लेयर में भी 2 लेयर होती है। एक लेयर बनती है मदर प्लांट की तरफ जिसे कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, और एक लेयर बनती है इस पार्ट की तरफ जिसको क्या कहते हैं, सेपरेशन लेयर। इस लेयर की जो सेल होती है उसमें सुबेराइज्ड भर जाता है, मतलब सुबेरिन भर जाता है। तो सुबेरिन फिल होने की वजह से जो सब्सटेंस का इधर उधर जाना होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंटेड हो जाएगा। और जो सेपरेशन लेयर होती है, उस लेयर की जो सेल होती है उसमें क्या होता है, सेल्यूलेज और पेक्टिनेज एंजाइम बनने लगते हैं, और वो उसको क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, पेक्टिन को डाइजेस्ट करते हैं, जिससे पहले तो मिडल लेयर हट जाएगी और फिर बाकी की सेल वॉल भी हट जाएगी, जिससे सेल अल्टीमेटली क्या होने लगेगी, डेड होने लगेगी, और वो जो पोर्शन है वो क्या होने लगेगा, सॉफ्ट और लूज हो जाएगा। अब तेज हवा, बारिश या कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस आकर उस पत्ती, उस लीफ, उस फ्रूट या फिर जो भी वो चीज है उसको क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस लेयर का क्या काम है, अब जब ये यहां से प्लांट अलग हो जाएगा तो यहां का जो पोर्शन है वो एक्सपोज हो गया, तो वहां से बैक्टीरिया वगैरह या पैथोजन वगैरह एंटर कर सकते हैं। तो प्लांट यहां पर पहले से ही क्या बना देते हैं, सुबेराइज सेल की एक लेयर बना देते हैं, जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है एंट्री किसकी, पैथोजन की, और प्लांट को क्या करती है कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाती है। तो ये वाली लेयर अलग करने का काम करती है, और ये वाली लेयर जो होती है वो पीछे का जो
मतलब जो एंट्री थी उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं हार्मोन पे। तो एबीए और इथाइलिन जो है वो एब्सिशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और ऑक्सीन जो है वो अर्ली एब्सिशन नहीं होने देते। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीन एब्सिशन को रोकता है, जब मैच्योर हो जाएगी तो उसे गिरना ही है, जब फ्रूट पूरा पक जाएगा तो उसे गिरना ही है, ठीक है। लेकिन अर्ली एब्सिशन को क्या करता है, ऑक्सीन रोकता है। इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आज का आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको अच्छे से नोट कीजिए, आप बोर्ड से नोट्स बनाइए अच्छे से, खूब सारा मेहनत कीजिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।